मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही कॉमन है एंड यूजुअली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को पूरे 9 महीने भी ये प्रॉब्लम रह सकती है। ओवर द काउंटर जो मेडिसिन अवेलेबल हैं आजकल, एबॉर्शन किट्स अवेलेबल हैं, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए वो एंटी पिल लेते हैं तो ट्यूब के बस्ट होने के चांसेस रहते हैं। कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जहाँ पे एक्सरसाइज एडवाइस नहीं की जाती। कई लोगों का सर्विक्स बहुत वीक होता है और प्री मैच्योर डिलीवरी का भी उसमें खतरा रहता है। बहुत लोग नोटिस करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे वांट टू ईट लाइक आई डोंट नो लाइक मिट्टी या सम पेंटिंग के चिप्स या लेग चिप्स। तो I mean I know, but can you please tell our viewers a little bit about that कि exactly वो क्या Yeah, there is a specific term, we call it pica. Even अगर आपको intestinal blockage का भी रिस्क हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पाइका, बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ें खाते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए और आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करने में हेजिटेट ना करें। Hi everyone, welcome to our show, our podcast show called as Expert Dose. So आज हम जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जिसका नाम है जर्नी टू मदरहुड। एंड मदरहुड सुनते ही बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, फैमिली रीजंस हो या फाइनेंशियल। पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो कि हमारी प्रेगनेंसी जर्नी है। और उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही रिनाउंड एंड वेल नोन OBGYN डॉक्टर एकता बजाज। Thank you, Dr. Maikla, for having me on this show, and thanks to Tata 1MG for organizing this podcast. And today we'll be discussing about pregnancy journey. I think ये हर लेडी की लाइफ का एक बहुत ही सुंदर फेज़ होता है, लेकिन इसके साथ बहुत सी एंग्जाइटी और चैलेंजेस भी आते हैं। और आज मैं कोशिश करूँगी प्रेगनेंसी से जुड़े हुए डाउट्स क्लियर करूँ। जी डॉक्टर एकता, यू एब्सोल्युटली सेड इट द राइट वे। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी बट बहुत ज़्यादा एंजाइटी जुड़ी होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि यूजुअली आपके एक्सपीरियंस में व्हाट आर द मेन कॉजेज़ फॉर एंजाइटी इन प्रेगनेंसी या प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग में भी आपको, मतलब आज तक आपको क्या लगता है जो आज तक कॉमन रीजंस रहे हैं? प्रेगनेंसी में बहुत सी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। ऑफ कोर्स एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। इसके बहुत से रीजंस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ के पास बहुत सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कई बार वो किसी रिलेटिव के एक्सपीरियंस से या फ्रेंड के एक्सपीरियंस से या सोशल मीडिया से भी कुछ सीखते रहते हैं जो कि हमेशा करेक्ट नहीं होता। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। या फिर प्रेगनेंसी में पिछली प्रेगनेंसी में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, जैसे कि मिस कैरेज हुआ या एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई, BOH जिसे कि बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कहते हैं, उसकी वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। साथ ही साथ लेडी को डर लगता है कि उसको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी, जैसे कि GDM, डायबिटीज़ तो नहीं हो जाएगा, या हाइपरटेंशन तो नहीं हो जाएगा, या फिर मिस कैरेज, प्री टर्म लेबर, बहुत सी एप्रीहेंशन होती हैं। साथ ही साथ उसे ये भी लगता है कि उसकी होने वाला बेबी जो है वो नॉर्मल होगा, उसको कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं होगा, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से ही कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, और प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये एंजाइटी डिसऑर्डर और भी ज़्यादा एग्रेवेट हो सकता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट रीज़न, स्पेशली इन इंडिया, हमारे इंडियन लेडीज़ में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता एंड अनीमिया भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एंड अनीमिया और एंजाइटी के सिम्टम्स कई बार ओवरलैप करते हैं, जैसे कि पाल्पिटेशन एंड ऑल दैट। तो कई बार अनीमिया की वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। सो डॉक्टर एकता, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए, जैसे कि अनीमिया मिमिकिंग एंजाइटी सिम्टम्स, एंड देन हम बहुत बार भूल जाते हैं कि ऑलरेडी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो होते हैं कुछ वेमेन में, उनको बहुत अंडरलुक किया जाता है। सो दे कैन एक्चुअली अफेक्ट योर हेल्थ इन प्रेगनेंसी ऑल्सो। आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नाउ कमिंग टू, लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी, एंड हम थोड़ा उसी सीरीज़ में चलते हैं ताकि हमारे दर्शक भी उसे समझ पाएँ। सो एक होती है प्री प्रेगनेंसी स्टेट या प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग, जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि होती क्या है। तो आप थोड़ा उसके बारे में हमें बताएंगे? प्री प्रेगनेंसी स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आजकल एजुकेटेड लोग प्री प्रेगनेंसी विजिट भी करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो तो उसका प्रिपरेशन पहले से ही करना है, और एक लेडी को हमें प्रेग्नेंट होने से पहले ही मेंटली फिज़िकली प्रिपेयर करना है। तो प्री प्रेगनेंसी में
ज़रूरी चीज़ें जो हैं लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एट लीस्ट 2 months बिफोर यू स्टार्ट योर प्रेगनेंसी। और आपको प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो डॉक्टर को भी विज़िट करना चाहिए और आपको डॉक्टर के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, जैसे कि अगर मान लो आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें ताकि आपके डॉक्टर प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर सके और आप प्रेगनेंसी एक हेल्दी स्टेट से ही स्टार्ट करें। या फिर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी जेनेटिक डिजीज़ की, बिकॉज सम डिजीज़ रन इन फैमिली, तो उसके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। मे बी योर डॉक्टर विल एडवाइज यू जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ये सब होमवर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, कुछ लोग अल्कोहल स्मोकिंग भी करते हैं, सो बिग नो टू दैट, एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग पूरी तरह से ही क्विट करना चाहिए बिफोर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी। Got it. These are like really important points जो हम काफ़ी overlook करते हैं, even as educated women. So आप कह रहे हो कि not only first time pregnancy में, but every time you're planning to get pregnant, a pre-pregnancy planning and counseling is important क्योंकि शायद आपकी conditions change हो गई हो, health conditions change हो गई हो, and so for your physician to monitor that and kind of get you ready mentally and physically for that journey. Yes, every pregnancy is different. Right. आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो एक्सपीरियंस रहा है ज़रूरी नहीं है सेकंड प्रेगनेंसी भी वैसे ही होगी। Exactly. तो प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स यू आर एक्सपीरियंस्ड आफ्टर वन प्रेगनेंसी। Right. No, that's a very important point which we often overlook. So now let's see. So अगर a woman gets pregnant, so first trimester, उसके बारे में बहुत misinformation है out there, and people are reading over Google and blogs and so and as a doctor I understand it's a very critical stage क्योंकि बहुत सारा development of the baby उसी वक्त होता है। तो आप थोड़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताएं कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, व्हाट आर लाइक सम थिंग्स दैट यू डोंट डू, स्पेशली पीपल टेंड टू डू रॉन्ग, तो थोड़ा उसके बारे में इफ़ यू कैन गाइड आवर व्यूअर्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्चुअली स्टार्ट्स बिफोर यू बिकम प्रेग्नेंट, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर 13 वीक्स तक लास्ट करता है। एंड इस पीरियड के दौरान बेबी का ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, तो ये पीरियड बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। इस पीरियड में फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको डॉक्टर विजिट भी करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपका स्कैन भी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिसमें कि प्रेगनेंसी का ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है कि प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पर ही है, यानी कि यूट्रस में ही है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, एंड प्रेगनेंसी नॉर्मली ग्रो कर रही है। साथ ही साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत से चेंजेस भी होते हैं, बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। आपको नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फूड क्रेविंग्स भी हो सकती हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी में भी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं कि जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, आप जल्दी थकना शुरू हो जाते हो, टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा नींद आना, तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। ना आई थिंक आपने सारे सिम्टम्स मेंशन किए जो शायद इवन आई वेंट थ्रू। तो ये जो आई कम बैक टू ऑन मॉर्निंग सिकनेस स्पेसिफिकली क्योंकि मुझे बहुत हुई थी एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, आई एम श्योर ज़्यादातर women सफ़र फ्रॉम दैट। तो आप तो बहुत ज़्यादा देखते होगे अपने क्लिनिक में, तो हाउ डू यू मतलब व्हाट डू यू टेल योर पेशेंट्स हाउ टू डील विद इट घर पे, या आप कुछ प्रिस्क्राइब भी करते होगे एट द एंड? मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही कॉमन है एंड यूजुअली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को पूरे 9 महीने भी ये प्रॉब्लम रह सकती है, और कुछ लेडीज़ लकी होती हैं उनको मॉर्निंग सिकनेस होती ही नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन सिम्टम। तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो आपको स्पाइसी ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए, यू शुड टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, और आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप बहुत ज़्यादा डाइट मत लें। एंड इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं, जैसे कि जिंजर टी, लेमन वाटर, ये लेंगे उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। अगर ये सब टिप्स के बावजूद भी आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं और जिससे मॉर्निंग सिकनेस में रिलीफ मिलता है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि व्हेन यू टेक मेडिकेशंस इन प्रेगनेंसी यू हैव टू गो थ्रू योर डॉक्टर, क्योंकि हर मेडिसिन सेफ़ नहीं होती है प्रेगनेंसी में। एंड जैसे आपने मेंशन किया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेयर ऑल द ऑर्गन्स आर फॉर्मिंग एंड हैज़ एनी काइंड ऑफ मैलफॉर्मेशन हो सकती है। बट हाँ, कुछ लेडीज़ बहुत लकी होती है जिनको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है।
And you know, some people just don't feel anything, but most of us have gone through it, and I'm sure ये bloating and discomfort काफी common symptoms होते हैं, आप day to day देखते होगे. ठीक है, so now the first trimester has happened, and you know we've handled it beautifully with all the scans, ultrasound जैसे आपने mention किया, and routine follow-up. I would like to mention one more important point. Sure. First trimester में level 1 scan होता है and double marker test होता है. Ideally it should be done same day, और ये usually 12 weeks to 13 weeks के बीच में ही करवाया जाता है. तो ladies को वो window बिल्कुल भी miss नहीं करना चाहिए, because this is the scan where we can pick anomaly first. अच्छा, ये वो level 1 scan होते हैं. Okay. Yes, and double marker is a blood test. इसकी मदद से हम लोग ट्राइजोमीज जैसे कि ट्राइजोमी 13, 18, 21 जैसे कि डाउन सिंड्रोम कहते हैं उसे रूल आउट करते हैं. Okay, and that has a specific window to it. Yes, 12 to 13 weeks window, that is the best time for that. Okay, so very important point here for our viewers, जो 12 to 13 weeks जैसे डॉक्टर एकता कह रही है, it's a very important time. Neural deformities and trisomies and Down syndrome जैसे disorders को diagnose करने में. Okay, so Dr. Ekta, thanks for those wonderful insights. अब हम आगे बढ़ते हैं to the second trimester. So for a lot of people, it's a bliss. So you know, it's also called as honeymoon phase. And आजकल एक नया trend चला है baby moon का. Yes. So please tell us a little bit about what is the importance of second trimester. उसकी follow-ups में आप क्या-क्या mainly देखते हैं as a doctor? Yeah, second trimester is little easy as compared to first trimester and third trimester, because आपके जो first trimester में symptoms होते हैं जैसे nausea, vomiting, morning sickness, and your body is adjusted to the pregnancy, तो it is easy. आपके mood swings and food cravings भी relatively कम हो जाते हैं, एंड साथ ही साथ बेबी बम्प भी दिखना शुरू हो जाता है, तो प्रेग्नेंट लेडी में वो एक्साइटमेंट भी आ जाती है, आपके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होते हैं. और इसके साथ साथ हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा प्रेगनेंसी का, रेगुलर फॉलोअप्स एंड अल्ट्रासाउंड. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ लेवल 2 एनॉमली स्कैन. लेवल 2 एनॉमली स्कैन में बेबी का डिटेल अल्ट्रासाउंड किया जाता है. बेबी का ईच एंड ऑर्गन, लिम्स, everything is studied in that ultrasound, and that ultrasound is done during 18 to 19 weeks. So again that window is very very important. And level 2 ultrasound के साथ आजकल हम fetal echocardiography भी कराते हैं, which is like baby का पूरे heart का detail study होता है. तो these two ultrasound are very important between 18 to 19 weeks, level 2 anomaly scan and fetal echocardiography. लेकिन साथ ही साथ डाइट का, एक्सरसाइज का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है. यूजुअली प्रेगनेंसी में हम मॉडरेट एक्सरसाइज, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, मे बी फॉर 30 minutes ईच डे, एंड इफ़ यू डू 5 days a week इट इज़ गुड इनफ. लेकिन एक्सरसाइज प्रोग्राम या योगा कुछ भी करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जहाँ पे एक्सरसाइज एडवाइस नहीं की जाती. जैसे कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है, या फिर ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, या फिर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है. कई लोगों का सर्विक्स बहुत वीक होता है और प्री मेच्योर डिलीवरी का भी उसमें खतरा रहता है, तो ऐसे लोगों को योगा या एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. बट फॉर उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें. Those are very important points. हम लोग सोचते थे जैसे prenatal yoga is good for everyone, but you're saying कि certain conditions में exercise is not indicated. But in general the idea is कि जो women है healthy रहे, the diet is good, exercise is you know moderate, mild to moderate जैसे आप बता रहे हो, and that's very important in general for the well-being of the fetus also, right? And then the other thing you pointed out was the scan. Yes. So those scan timings are again important. So हमने level 1 बात करी, हमने level 2 बात करी, level 2 का scan. And this is also the time second trimester में जब बहुत लोग अपनी baby shoot करते हैं and they're having. Is it safe to travel? Because I know a lot of people travel during this second trimester period also. देखिए प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग तभी करनी चाहिए अगर वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं. अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना चाहिए. आपको एयर ट्रैवल करना है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें. वो आपको टिप्स बताएंगे. हो सकता है वो आपको कुछ मेडिकेशंस भी प्रेस्क्राइब करें, लाइक यूट्राइन रिलैक्सेंट और प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स. तो प्रेगनेंसी में ट्रैवल करने के लिए अगर हम बेस्ट टाइम बोलें तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स जा चुके होते हैं. और अगेन
लास्ट ट्रिमेस्टर में भी ट्रैवल करना मुश्किल होता है, क्योंकि बेबी बम ज़्यादा होता है, हैवीनेस होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और साथ ही साथ डिलीवरी का भी रहता है कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो अगर ट्रैवल प्लान करना ही है तो सेकेंड ट्रिमेस्टर इज़ द बेस्ट टाइम। Okay, but as you said that you have to consult with your doctor. Yes, and again, certain conditions, Right. placenta previa or incompetent OS, BOH, previous miscarriages हैं, तो ऐसी conditions में travel ना ही करें तो अच्छा। राइट एंड बहुत लोग ना बेबी मून के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ट्रैवलिंग टू लाइक फॉरेन कंट्रीज, यू नो, स्मॉल वेकेशन जैसे मॉरिशस वगैरह चले गए, वहाँ की लोकल डिजीजेस भी होती हैं, यू कैन गेट वायरल इन्फेक्शंस, एंड जैसे आजकल जीका एंड डेंगू बहुत चला हुआ है, सो you have to keep in mind the endemic diseases also, right, while traveling, because they can affect your overall fetus growth also. Yes. So definitely consult a doctor. It's very individualized, sounds like. एंड सेकेंडली आपका डाइट भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ट्रैवलिंग के टाइम आप कितना भी कोशिश करें, आपका वो डाइट कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही। Right. Okay, but sounds like second trimester तब भी better है first and third से. Yes, of course. Moving on, third is like where the arrival time is happening and people are, you know, preparing, the family is preparing for a new member to be included. तो आप उसमें of course medically and थोड़ा इसमें psychologically I'm sure लोगों का ज़्यादा apprehension बढ़ जाता होगा, तो आप इसको कैसे ट्रू। जब लेडीज़ थर्ड ट्राइमेस्टर में होती हैं तो उनका एप्रीहेंशन लेवल फिर से बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा उनको फियर होता है डिलीवरी का पेन होगा या फिर मेरा सिजेरियन सेक्शन तो नहीं हो जाएगा, तो उनको बहुत से एप्रीहेंशन रहता है। तो उसके लिए हमें प्रेग्नेंट लेडी को फिज़िकली मेंटली प्रिपेयर करना होता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए लाइक प्रीनेटल योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी वेट गेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेगनेंसी में जैसे बोलते हैं कि आपको 2 लोगों को खाना खाना है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हेल्दी वेट गेन ही करना चाहिए, जैसे कि अबाउट 11 to 16 kg इज़ द आइडियल वेट गेन। एंड अगेन ये सब पे अप्लाई नहीं होता। अगर आप पहले से अंडर वेट है तो आपको नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा वेट गेन करना चाहिए, और अगर आप ओवर वेट है तो नॉर्मल से थोड़ा कम वेट गेन करना चाहिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको पता होना चाहिए आपके डॉक्टर कौन है, किसने आपकी डिलीवरी कंडक्ट करनी है। एंड सेकेंडली यू शुड आइडेंटिफाई योर हॉस्पिटल, आपको बुकिंग करवा के रखनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि अगर आपको कभी इमरजेंसी में जाना पड़ता है या लेबर के साइंस दिखते हैं तो आपने इमरजेंसी में कहाँ पर जाना है। Right. So you should identify your hospital as well. That's a great point, like something more practical approach कि आप अच्छा ये भी कहते हैं कि एक बैग प्रिपेयर करके रखो कि हॉस्पिटल में ओवर स्टे करना पड़े तो या कुछ इमरजेंसी हो जाए, बट यूर सेइंग कि हॉस्पिटल भी आइडेंटिफाई करो, डॉक्टर को यू नो बी इन टच विद योर डॉक्टर ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी मेंशन करी अबाउट द वेट गेन। सो माय एक्सपर्टीज इज़ इन वेट ओनली, सो लॉट ऑफ फीमेल आती हैं पोस्टपार्टम वेट लॉस करने। अब उसमें व्हाट आई सी इज़ कि बिकॉज आपने मेंशन किया कि 2 का खाना खाना है, ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शंस है हमारी कल्चर में कि यू हैव टू ईट फॉर 2 पीपल, और वेट नहीं बढ़ रहा तो बच्चा नहीं बढ़ रहा, जबकि अच्छी ग्रोथ हो रही होगी अंदर। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, वो वुमेन को पोस्टपार्टम वेट लॉस करने में बहुत मुश्किल होती है बिकॉज शी हैज़ गेन मोर देन द हेल्दी एंड इट हैज़ बिकम मोर ऑफ ओवर वेट एंड अनहेल्दी वेट। तो आपने एवरेज बताया इज व्हाट यू सेड 11 to 16 kg 11 to 16 kg, but for again average weight. Yeah, right, but again it's very individual. Yes, right. Okay, so something to keep in mind viewers कि अगर ज़्यादा weight नहीं बढ़ाना है या कैसे बढ़ाना है, प्लीज़ consult your doctor because it may be very variable, and 2 का खाना is not the right norm as long as you're eating a good nutrient dense food and you know vitamin rich and जिसे हम कहते हैं, and आपने mention किया frequent meals भी खाना ज़रूरी है। बेसिकली यू शुड मेक राइट फूड चॉइसेस, राइट ताकि आपका एवरेज वेट गेन नहीं हो, बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बढ़ता है, जैसे कि GDM जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस या फिर PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, इसका भी रिस्क बढ़ता है। और बहुत ज़्यादा वेट गेन होने से नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यू शुड मेक राइट फूड चॉइसेस, बहुत ज़्यादा मीठा ना लें, प्रोसेस्ड फूड मत लें, और फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करें। फूड क्रेविंग्स इज़ वेरी, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को उससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस हैं विच मे बी विल डिस्कस अ लिटिल लेटर। आपने मेंशन किया जेस्टेशनल डायबिटीज़, कैन यू टेल अ लिटिल बिट अबाउट इट, बस मतलब ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंडिया में तो बहुत कॉमन होता जा रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट प्रेवलेंस तो इट इज़ अबाउट यू कैन से 10%।
maybe 1 out of 10 pregnant lady is going to develop GDM, gestational diabetes mellitus. Gestational diabetes mellitus का मतलब है कि आपको पहले से डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको GDM हो गया, यानी कि डायबिटीज़ हो गई है। एंड यूजुअली ये 3rd ट्राइमेस्टर में शुरू होता है GDM का प्रॉब्लम, यू कैन से आफ्टर 24 to 28 वीक्स। और इसके लिए हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इसमें हम लेडी को 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और 2 आवर्स के बाद ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं। और GDM की टेस्टिंग स्क्रीनिंग के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी सिंपल टेस्ट। एंड ये हर किसी में करी जाती है? It is universal screening for every pregnant lady. Okay, in the third trimester. In 3rd trimester, about you can say 24 to 28 weeks. Got it. And then आपने एक वो भी mention किया था pregnancy induced hypertension, उसके बारे में भी maybe you can give us couple of insights. Pregnancy induced hypertension में भी डायबिटीज़ की तरह 20 वीक्स के बाद ही डेवलप होती है। अगर उससे पहले ही कोई लेडी हाइपरटेंसिव है तो इट मीन्स शी इज़ क्रोनिक हाइपरटेंशन। लेकिन अगर 20 वीक्स के बाद उसको ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, हाइपरटेंसिव हो रही है, तो इट मीन्स इट इज़ ड्यू टू प्रेगनेंसी चेंजेस। एंड PIH को भी हेल्दी लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज एंड सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, लो फैट डाइट। एंड साथ ही साथ अगर इन चीज़ों से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो कुछ मेडिकेशंस भी एडवाइस की जाती हैं। और अगर आपका डॉक्टर PIH के लिए आपको कोई मेडिसिन एडवाइस कर रहा है तो आप डोसेज टाइमिंग बिल्कुल भी चेंज ना करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डोज को टाइट्रेट करना पड़ता है एज योर प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस। तो डोज कई बार बढ़ानी या कम भी करनी पड़ सकती है। डॉक्टर एक तो यू मेंशन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि डोज की टाइमिंग चेंज नहीं करनी है एंड BP मॉनिटरिंग एट होम, क्योंकि उसी से आपके डॉक्टर एक्चुअली उसको टाइट्रेट कर पाते हैं। एंड एज यू मेंशन कि ये दोनों कंडीशंस अगर अनकंट्रोल्ड है तो इससे कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकती हैं, यू नो दौरान भी प्रेगनेंसी के। सो आर दीज इंडिकेशंस जहाँ, क्योंकि अभी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि नेचुरल डिलीवरी होने वाली है या C-सेक्शन होने वाला है, इज़ इट समथिंग ये डिजीज़ेस उसमें रोल प्ले करती हैं या देयर अदर फैक्टर्स आल्सो दैट हेल्प यू डिसाइड कि कैसी डिलीवरी होनी है? या देयर आर मैनी फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कर होगी या फिर सिजेरियन सेक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल होता है और सिजेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि बेबी की हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने से सिजेरियन सेक्शन का रिस्क भी बढ़ता है। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी प्रेफर कि अगर नेचुरल हो सकता है, दिस नो कॉम्प्लिकेशन जैसे आपने मेंशन किया, द नेचुरल बर्थ। यस। लेकिन अगर आपको नेचुरल बर्थ चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो उसके लिए आपको मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करना है। जैसे कि फिर से वही बात मैं मेंशन करूँगी, हेल्दी वेट गेन, प्रीनेटल योगा, आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहना चाहिए। राइट। These are really important points. Yes. So Dr. Ekta, thank you so much for your insights. We had a wonderful discussion and आपने इतने अच्छे से समझाया कि प्री प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। काफ़ी चीज़ें हम ओवरलुक करते हैं, नॉट ओनली एज फीमेल्स बट ऑल्सो एज लाइक फैमिली मेम्बर्स, राइट? अच्छा, ये मेरा थोड़ा एक सवाल था कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू हैव सीन इन योर क्लिनिक जो फीमेल्स करके आ चुकी है या कर रहे हैं, और इवन एज कपल्स जो आप देखते हैं? तो सबसे कॉमन मिस्टेक है, लोगों को लगता है कि हमें अब प्रेगनेंसी हो गई है तो हमें ज़्यादा खाना चाहिए, हमें 2 का खाना चाहिए, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट लेडीज़ यूजुअली OPD में पूछना शुरू कर देती हैं कि हमारा तो वेट गेन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, अबाउट 1 to 1.5 kg, और कुछ लेडीज़ का इवन वेट लॉस भी होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि आपको नॉजिया वॉमिटिंग है, आपको अच्छे से भूख नहीं लग रही है, आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट नहीं बढ़ रहा और अगर लूज भी हो रहा है तो इट्स ओके, आपको उसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर हम डाइट की बात करें तो प्रेगनेंसी में यू शुड मेक राइट फूड चॉइसेस, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की ज़रूरत है ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। राइट। एंड सेकेंडली, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो आपको अपना वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक भी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरत है। एंड अभी तक तो हमने फिज़िकल हेल्थ की बात की, लेकिन प्रेगनेंसी में एंजाइटी इश्यूज होते हैं और मेंटल हेल्थ को हम लोग भूल जाते हैं। तो प्रॉपर स्लीप लेना ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
जो लेडीज़ घर के काम करती हैं तो हैवी वर्क एंड ऑल उनको वो सब भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि एब्डोमिनल प्रेशर या फिर पेल्विक प्रेशर बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए एंड पार्टनर, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स उनको मेंटली भी प्रेग्नेंट लेडी को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपने जो बोला जैसे रूटीन डेली वर्क जो हो गया, हम ध्यान नहीं रखते हैं, बट वी हैव टू काइंड ऑफ अवॉइड सर्टन हैवी लिफ्टिंग। Yes. स्लीप आपने मेंशन किया, Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हम लोग बस वेट के पीछे पड़े रहते हैं, Yes. वी डोंट फोकस ऑन लाइक एग्जैक्टली क्या क्या और फैक्टर्स करते हैं जो पूरी लाइफस्टाइल को ओवरऑल इम्पैक्ट करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी एंड फॉर Yes. मेंटल वेलबींग ऑल्सो फॉर द मदर, राइट? ठीक है, सो दोज आर मोस्ट ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स यू सी। एंड देन स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जैसे ऑब्वियसली जैसे ही पता चले वी शुड स्टॉप। No amount of alcohol is safe for a pregnant lady. राइट, हाँ, not ये safe. बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि इज वन ग्लास ऑफ वाइन ओके और नॉट? No. And even smoking, you should avoid passive smoking. अगर आपका husband smoke कर रहा है, friend smoke कर रहा है, तो आप वहाँ से चले जाएं. Because passive smoking is also equally harmful for the baby. एब्सोल्युटली, सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड जैसे हमने वो प्री प्रेगनेंसी केयर के बारे में Yes. बात किया कि अगर आप खुद से भी स्मोकिंग एंड अल्कोहल करते हैं देन फ्यू मंथ्स बिफोर द प्लानिंग Yes. स्टेज वी शुड स्टॉप ऑल ऑफ दैट। Yes. ओके, so very practical points. Now we'll move on to our next session, which is the FAQ session. So some of our viewers have asked kuch questions, and I'll just kind of relate that if that's okay. So we'll move on to that. Yes. So let's see. First question is कि what is a safe period of time जब medical, जैसे हम लोग कहते हैं medical termination of pregnancy, वो कब तक कर सकते हैं, कैसे करते हैं? How would you guide somebody if they had an unwanted pregnancy? अगर किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो इट शुड बी टर्मिनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट? बिकॉज अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी का जेस्टेशन बढ़ जाता है तो उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रोसीजर को हम DNC, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज कहते हैं। और अगर हम बात करें कि कब तक कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अप टू 12 वीक्स। Okay. लेकिन हमें तब तक नहीं खींचना। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप उसका जल्दी डिसीजन लें और जल्दी ही टर्मिनेट करें। एंड कुछ एनॉर्मली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही डायग्नोज होती हैं, जैसे कि हमने बोला कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड 18 to 19 वीक्स पे ही करवाना चाहिए, वो विंडो मिस नहीं करना चाहिए। उसका भी रेलेवेंस है, क्योंकि प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अप टू 24 वीक्स। अगर उसके बाद कोई भी सिंड्रोम या एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हो रही है तो वो हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं और प्रेगनेंसी कंटिन्यू ही करनी पड़ती है, या फिर उसके लिए प्रेग्नेंट लेडी को कोर्ट से ऑर्डर्स लेके आने पड़ेंगे, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ओके, सो देयर इज़ रेलिवेंस फॉर एवरीथिंग। जो भी हम टेस्ट एडवाइस कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक विंडो दे रहे हैं, देयर इज़ रीज़न फॉर दैट। राइट। नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि एक एक टेस्ट जो होता है, एक स्कैन होता है, दैट अफेक्ट्स योर मैनेजमेंट ऑल्सो। यस, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर टर्मिनेशन ऐसा नहीं है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए की जा सकती है। इट इज़ रिजर्व्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक इंडिकेशंस। इंडिकेशंस लाइक फ्यू कंडीशंस आर लाइक विच आर नॉट कंपेटेबल विद लाइफ, ओनली दोज कंडीशंस। ओके, तो एक तो हो गया कि द फीमेल हरसेल्फ डजंट वांट दैट प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। यस। अच्छा, इसमें ना ओवर द काउंटर वो मेडिकेशंस भी मिलते हैं वे यू कैन टेक इट एंड काइंड ऑफ टर्मिनेट। सो व्हाट आई रेकमेंड एटलीस्ट टू माय पेशेंट्स, ऑब्वियसली आई विल रेफर देम टू यू और अनदर लोकल गायनेकोलॉजिस्ट, बट उसमें मेन होता है कि आप जो भी ले रहे हो ओवर द काउंटर, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट, राइट? क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट भी रह जाता है। इज दैट समथिंग यू सी ऑफन? यस, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन अवेलेबल हैं आजकल, एबॉर्शन किट्स अवेलेबल हैं, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, इनकम्प्लीट एबॉर्शन तो होने का चांसेस बढ़ता ही है। जो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है, कई बार प्रेगनेंसी इक्टॉपिक होती है, यूट्रस में नहीं होके वो ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, फिलोपियन ट्यूब्स में भी प्रेगनेंसी हो सकती है। और अगर आप बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए वो एम्प्टी पिल लेते हैं तो ट्यूब के बस्ट होने के चांसेस रहते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसे कि हीमोपेरिटोनियम हो सकता है। और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई हैव सीन सच पेशेंट्स इन शॉक, जो घर में उन्होंने खुद ही अपने आप से एम्प्टी पिल ले ली और उनको एक टॉपिक प्रेगनेंसी थी और अंदर उनके एब्डोमेन में ब्लड कलेक्ट हो गया और हमें उस कंडीशन में फिर इमरजेंसी लाइफ सेविंग सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, करनी ही पड़ती है। वही, सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन आउट देयर एंड टू द व्यूअर्स स्पेशली, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑलरेडी बहुत मेंटल चैलेंज होता है फॉर द फीमेल एंड probably for the family too,
देर आर सर्टन वेज कि आप खुद चाहते हैं, देन सर्टन होता है जैसे आपने बोला डॉक्टर रिकमेंडेड इंडिकेशंस होते हैं. बट दी टेक अवे पॉइंट हियर इज़ कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ कंसल्ट विद अ डॉक्टर फॉर वट एवर द रीज़न द प्रेगनेंसी वॉज. यू हैव टू ट्रस्ट योर फिजिशियन एंड डू इट द राइट वे, क्योंकि ये सब वैसे भी बहुत ही इट कैन बी वेरी लीथल लाइक यू सेड, राइट, इफ डन रॉन्ग. Yeah, and at times it is very difficult to convince patients. हम उनको बोलते हैं कि एम्प्टी पिल हम बिना अल्ट्रासाउंड के आपको नहीं देंगे. नंबर वन, वी हैव टू कंफर्म व्हाट इज़ द मेच्योरिटी ऑफ द फीटस. हमको एक तो वो कंफर्म करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंफर्म करना है कि प्रेगनेंसी इज़ इंट्रायूट्राइन, इट इज़ नॉट इक्टोपिक. सो आप कभी भी अपना अल्ट्रासाउंड मिस मत करें. अगर आप एम्प्टी पिल लेना चाहते हैं तो पहले अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं. Got it. So please viewers, please consult your doctor, and this can be, as Dr. Ekta mentioned, can be very life threatening, and इसके different indications and different approaches होते हैं for management. So moving to a little lighter topic maybe, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि how do you differentiate between true labor and false labor. ये तो हर किसी को question होता ही है कि मुझे कैसे पता चलेगा मैं real labor में, मैं कब डॉक्टर के पास जाऊँ. So any thoughts or insights on that? Yeah, this is most commonly asked question in the OPD कि हमें कैसे पता चलेगा अब हमें हॉस्पिटल जाना है या हमें लेबर स्टार्ट हो गया है. There are some signs. पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होती हैं. ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस जब होती हैं तो वो रेगुलर होती हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे आती हैं, एंड विद टाइम दे बिकम मोर इंटेंस एंड मोर पेनफुल. जबकि ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको कि फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं, वो इंटरमिटेंट होती हैं, इरेगुलर होती हैं, एंड विद टाइम वो प्रोग्रेस भी नहीं करती हैं. और वॉक करने से या पानी पीने से या थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको उनसे रिलीफ मिल जाता है. बट इफ़ यू हैव ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस तो आप रेस्ट करें या वॉक करें, रिलीफ नहीं मिलेगा, एंड विद टाइम दे विल प्रोग्रेस. इसके साथ साथ कुछ और फिजिकल साइंस भी होते हैं, जैसे कि आपको डिस्चार्ज हो सकता है, पिंकिश डिस्चार्ज, बिकॉज व्हेन लेबर पेन कम तो सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से हल्का फुल्का ब्लीडिंग होता है, और वेजाइनल डिस्चार्ज पिंक कलर का आता है, जिसको हम शो कहते हैं. एंड कुछ लेडीज़ को वाटर ब्रेक होता है. जब आपका एमनियोटिक सैक रप्चर हो जाता है तो लाइकर लीक होना शुरू हो जाता है, और ऐसे लगता है कि बहुत सा पानी बाहर आ रहा है, या फिर यूरिन पास हो गया है. तो कई बारी लेडीज़ कंफ्यूज हो जाती हैं, तो लीकिंग भी एक लेबर का साइन है. ओके, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि वाटर ब्रेक हो गया एंड एवरीवनस रशिंग टू द हॉस्पिटल, एंड दैट इज़ ट्रू, इट हैपेंस. राइट. Those are very important points. And ये जो आप बोल रहे हो intensity and duration के लिए, there's apps also for counting your labor intensity, time interval, and जैसे जैसे shorten होता है, जैसे you mentioned, then it's progressing, and that's probably reflecting a true labor, right? Okay. Okay, the next question we have is coffee or tea safe to take in pregnancy? कॉफ़ी, टी इज़ सेफ, बट इट शुड बी टेकन इन मॉडरेशन ओनली. कॉफ़ी का क्या होता है, कॉफ़ी इट ईजिली पासिस थ्रू प्लेसेंटा, और बेबी के पास कॉफ़ी को मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम नहीं है, तो लेवल बढ़ जाते हैं जो कि बेबी की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं. तो कॉफ़ी मॉडरेशन में ही लेनी चाहिए, 1 to 2 कप, एंड सेफ लिमिट इज़ 200 मिलीग्राम पर डे. इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए कॉफ़ी. और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं तो आपको भी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, बेबी का हेल्थ तो अफेक्ट होगा ही होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा. Okay, and same goes for chai also? Yes. Similar. But tea has less amount of caffeine, so it is little safer if we compare it with coffee. Wow, that's an important point. I actually didn't know about the enzyme not being present in the fetus, but sounds like it makes sense, right? कि वो caffeine बढ़ता जा रहा है body में, and it's affecting the health of the baby and the mom also. Yes. Right? Like जैसे palpitations हो जाती हैं, Sleep disorder हो सकता है. Sleep disorder हमने mention किया. So just in moderation amount. ठीक है. Then the next question we have, and we all deal with this, I'm sure all women have gone through this, is cravings. क्रेविंग्स बहुत कॉमन होती है. उन क्रेविंग्स में भी बहुत लोग मीठा खाना चाहते हैं, या बहुत लोग जैसे स्नैकी चिप्स वगैरह खाना चाहते हैं. तो उसमें आप कैसे गाइड करते हो, क्योंकि क्रेविंग्स तो शायद सबको ही होती है, मोस्ट ऑफ देम. प्रेगनेंसी में हार्मोनल शिफ्ट होता है, और क्रेविंग होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन उन क्रेविंग को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है. आपको एक तो हेल्दी डाइट लेना चाहिए, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, और खाना भी कम स्पाइसी होना चाहिए और लेस ऑयली होना चाहिए. अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो बीच में कभी कभी अगर आप अनहेल्दी डाइट भी ले रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द बेबी एंड योर हेल्थ.
और अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो रही है तो उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव ढूंढें, कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव, जैसे कि यू कैन टेक बेक्ड चिप्स या फिर आप फ्रोज़न योगर्ट ले सकते हैं। और आप कुछ एक्टिविटी में भी अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, जैसे आप वॉक पे जा सकते हैं, अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं, या अपना फेवरेट शो या आप कुछ अच्छी बुक भी पढ़ सकते हैं। Absolutely. So, cravings, as you said, from hormonal changes, and what I recommend to my patients is also कि उसको food swap कर लो. So, अगर you Yes. have sugar craving, then swap it with a better option ताकि Yes. आपको उतनी calories या उतना sugar carbohydrates ना मिले जो आप उस common source से ले रहे थे, for example. So, food swap is always a good option, and you should always consult your doctor before taking any these kind of manufactured things. I think we're towards the end of the show. One last question we have is बहुत लोग notice करते हैं कि during pregnancy they want to eat like I don't know like मिट्टी या some painting के chips या lead chips. So I mean I know, but can you please tell our viewers a little bit about that कि exactly वो क्या Yeah, होता है? there is a specific term, we call it pica. Right. जब आप ऐसी चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं जैसे क्ले, मड, हेयर, there are many such items and paint, but these are not healthy items. It could be sign of iron deficiency anemia. और साथ ही साथ इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, आपको वर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है, इवन अगर आपको इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज का भी रिस्क हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा पाइका बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ें खाते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए और आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करने में हेजिटेट ना करें। Yeah, absolutely. They can be toxic Yes. in lot of ways to the fetus and to yourself. And basically, what it's showing or reflecting is a iron deficiency, जैसे आपने Yes. mention किया, जो pregnancy में बहुत common होता है. तो something to keep in mind कि अगर आपको unusual cravings हो रही हैं, then consult your doctor. So I think Dr. Ekta, this is all we had for today, and it was a wonderful session. It was very insightful. Even I got to learn so much, and I'm sure our viewers really enjoyed it. आपने उन सबके सवाल भी answer करे, मेरे भी, and we learned so much from you today. So thank you for being here, and thanks for this wonderful session. Thank you so much for having me on this show. It was wonderful talking to my audience and giving them the right information. The pleasure was all ours. So दोस्तों, आपने आज जाना प्रेगनेंसी के बारे में एंड जाना कि ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जर्नी हो सकती है, बट इसकी एक एक चीज़ समझना, जो आपके कॉमन क्वेश्चंस थे वी वेंट थ्रू. सो बेसिकली टू प्रिपेयर फॉर योर बिग डे, आपको पूरी जर्नी समझना इम्पॉर्टेंट है. उसके क्या क्या स्कैन्स होते हैं, उसके क्या क्या टेस्ट्स होते हैं, क्या क्या can go wrong, what to avoid, what to eat. We all learned these beautiful aspects today with Dr. Ekta, and it was such a wonderful session. तो आप अपनी प्रेगनेंसी में सेफ रहें, इन बदलाव को समझें, और जो जो क्वेश्चंस हैं प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें उसके बारे में.